हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज वट एवर मेक्स यू अनकम्फर्टेबल इज़ योर बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ। यानी कि जो भी चीज़ आपके कंफर्ट लेवल से बाहर होगी, जो भी चीज़ आपको विचलित करेगी, परेशान करेगी, वही आपकी ग्रोथ के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी बनकर साबित होगी। ठीक है, क्योंकि कंफर्ट जोन के अंदर रह के आप कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2025। द बजट 2025-26 अनाउंसमेंट्स, जो 2025-26 का बजट घोषणा हुई हैं, सजेस्ट अ पोटेंशियल बोनांजा फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये सुझाव देता है एक बहुत पोटेंशियल संभावित बोनांजा। बोनांजा मतलब कि बहुत बड़ा लाभ, बहुत बड़ा ट्रेजर। किसके लिए? साइंटिफिक रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए। द फाइनेंस मिनिस्टर आउटलाइन, जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसने रूपरेखा तैयार करी किसकी? 20,000 करोड़ बजटरी सपोर्ट फॉर डेवलपिंग स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की। वहाँ पे थोड़ा बजट का सपोर्ट देने की बात की जा रही थी कि छोटे छोटे जो है मॉड्यूलर रिएक्टर्स बनाए जाएं विद द गोल ऑफ रेडिंग 5 सच रिएक्टर्स बाय 2033। और उद्देश्य क्या है कि 5 ऐसे रिएक्टर्स जो है तैयार किए जाएं 2033 तक। अनदर मेजर इनिशिएटिव, एक और बड़ा इनिशिएटिव, एक और बड़ा प्रयास क्या है? इज द रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन फंड। एक रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन फंड बनाया गया है, इंक्लूडेड इन द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी में शामिल किया गया है। एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर, उसका जो संभावित खर्च है उसमें। ठीक है, दिस सब्सटैंशियल एलोकेशन इज एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट स्टार्टअप्स। अब ये जो इतना पर्याप्त मात्रा में एक एलोकेशन दिया गया है, यानी कि अब जो बजट है वो एलोकेट किया गया है, निर्धारित किया गया है, इससे अनुमान है कि स्टार्टअप्स को बेनिफिट दिया जाएगा एंड सनराइज सेक्टर, ठीक है, इनको बेनिफिट दिया जाएगा। दो दीज रिमेन अनडिफाइंड, हालांकि ये क्या है, ये अनडिफाइंड है, इनकी डेफिनेशन क्लियर नहीं है कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें सम्मिलित होंगी, कौन कौन सी कंपनी सम्मिलित होंगी, वैसा कुछ, या कौन कौन से सेक्टर के से जुड़ी हुई कंपनी, कौन कौन से सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनीज जो है सम्मिलित होंगी, ये भी कुछ डिफाइंड नहीं है। The expectation is that private sector entities will receive financial support to boost R&D। अनुमान या आशा इस चीज़ की भी है कि जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं या प्राइवेट सेक्टर जो भी सब्सिडरीज है या कुछ भी है एंटिटीज, वो क्या करेंगी, उनको भी फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जा सके। अ डोमेन हिस्टोरिकली डोमिनेटेड बाय गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जो कि एक ऐसा डोमेन था, एक ऐसा क्षेत्र था जिसमें कि अगर हम अपने देश का इतिहास देखें तो इतिहास कर देखते हुए ये हमेशा से गवर्नमेंट स्पेंडिंग का ही एक डोमेन रहा है, यानी कि इस पे अक्सर सरकार ही खर्च करती आई है, सरकारी खर्च ही होता रहा है, लेकिन अब इसमें प्राइवेट फंडिंग भी दी जाएगी। India's R&D landscape has long suffered from low private sector participation। इंडिया का जो R&D का जो लैंडस्केप है, यानी कि परिवेश है, उसमें बड़े लंबे समय से वो सफ़र कर रहा है, जूझ रहा है, किससे? लो प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन की। प्राइवेट सेक्टर कंपनीज जो हैं वो इसमें इतना पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। While government funding has driven most scientific advancement, वहीं गवर्नमेंट फंडिंग जो है उन्होंने प्रेरित करा है बहुत सारी साइंटिफिक एडवांसमेंट्स को। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड रिसर्च हैज़ रिमेन इनएडिक्वेट, वहीं प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट है रिसर्च की फील्ड में वो अपर्याप्त ही रही है। Currently, अभी प्राइवेट सेक्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंट्रीब्यूशन इज ओनली 36%। प्राइवेट कंपनीज का रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो कंट्रीब्यूशन है वो केवल 36% है। ओवरऑल R&D स्पेंडिंग इन इंडिया वॉज 0.64% ऑफ GDP, और जो ओवरऑल स्पेंडिंग है R&D की इंडिया में वो 0.64% है GDP का इन 2020 का डेटा बता रहे। द लोवेस्ट सिंस 1995, जो कि 1995 से लेके अब तक का सबसे कम है।
ओवर द लास्ट 5 years, पिछले 5 सालों में, बिजनेस एंटरप्राइजेस हैव अकाउंटेड फॉर अराउंड 40% ऑफ गवर्नमेंट R&D एक्सपेंडिचर। तो बिजनेस कंपनीज जो हैं, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज जो हैं, उन्होंने 40% जो सरकारी R&D हुआ है एक्सपेंडिचर, उसका 40% वहां से आया है, उन्होंने उसको कॉम्प्राइज करा है। यानी कि जो भी सरकार ने पैसा उसमें लगाया, उसमें 40% प्राइवेट फंडिंग से आया है। Public sector R&D units allocated only 0.30 of their sales turnover to research। वहीं पब्लिक सेक्टर कंपनीज जो हैं, उनकी जो R&D यूनिट्स हैं, उनमें केवल 0.30% उनकी सेल्स के टर्नओवर का ही रिसर्च में लगाया गया, कंपेयर टू 1.46 बाय द प्राइवेट सेक्टर इन 2020-2021, जिसका कंपैरिजन अगर 2020-21 से करें तो 1.46% था, अकॉर्डिंग टू DST एस्टिमेट्स, DST के एस्टिमेट्स से, ठीक है, के अनुसार। द गवर्नमेंट्स 20,000 करोड़ इन्फ्यूजन हाइक्स द DST's टोटल बजटरी एलोकेशन टू अराउंड 28,000 करोड़। तो अब जब सरकार ने 20,000 करोड़ का यहाँ पे एलोकेशन किया है कि फंडिंग हम देंगे इस चीज़ का, तो ये क्या करेगा, इन्फ्यूजन मतलब निवेश करेगा किस चीज़ में, जो इन्फ्यूजन है उसको बढ़ा देगा, हाइक्स मतलब बढ़ाना। DST का टोटल बजटरी एलोकेशन अब कितना हो जाएगा, 28,000 करोड़ तक का, ओवर 3 times लास्ट ईयर्स एलोकेशन, यानी कि पिछले साल के एलोकेशन का ये 3 गुना हो जाएगा, एंड 7 times द एक्चुअल एक्सपेंडिचर इन 2023-24। और जो 2023-24 में एक्चुअली स्पेंड किया गया है, उसका 7 गुना हो जाएगा। These figures are encouraging। ये जो आंकड़े हैं ये बहुत ही प्रोत्साहित करने वाले हैं, उत्साहवर्धक है। बट अ की कंसर्न इज वेदर, लेकिन एक जो मुख्य कंसर्न चिंता है वो क्या है कि सच मैसिव इन्वेस्टमेंट्स कैन बी इफेक्टिवली अब्सॉर्ब्ड, कि क्या इस तरीके के बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स को प्रभावशाली ढंग से उपयोग में लाया जा सकता है। एब्जॉर्ब करना मतलब अवशोषित करना, यानी कि उसको यूटिलाइज करना। डिस्पाइट इंडिया स्ट्रेंथ्स इन टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेक्टर्स, बावजूद इसके कि हिंदुस्तान का स्ट्रेंथ जो है टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए सेक्टर में, such as fuel, metallurgy, pharmaceuticals, textiles, IT and biotechnology, इन सभी सेक्टर्स में returns from core R&D and intellectual property generation are still mere। और ये सब में कहाँ से रिटर्न्स आते हैं, मूल रूप से केवल और केवल R&D से आते हैं और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से, जिससे कि बहुत कम, स्टिल मीगर मतलब बहुत कम, बहुत थोड़ा सा ही यहाँ से जो हमें फायदा हो पा रहा है, इसमें से जो रिटर्न्स है वो यहाँ से आ पा रहे हैं, ठीक है। दो द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड एम्बिशियस मिशंस इन क्वांटम कंप्यूटिंग, हालांकि सरकार ने क्वांटम कंप्यूटिंग में बहुत ही महत्वाकांक्षी योजनाएं, महत्वाकांक्षी मिशन लॉन्च किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, एंड अदर कटिंग एज टेक्नोलॉजीज मतलब लेटेस्ट, अप टू डेट, जो आज का एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, उसमें इन्वेस्ट करने के लिए सरकार ने बहुत महत्वाकांक्षी जो है प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं। द सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रिमेन्स इनएडिक्वेट, लेकिन इस तरीके की टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए जिस तरीके के वातावरण की ज़रूरत है, जिस तरीके के एनवायरनमेंट की, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, वो अपर्याप्त है। इनएडिक्वेट मतलब अपर्याप्त है। इंडिया स्टिल लैक्स द एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स, हिंदुस्तान में आज भी जो ज़रूरी मूल आधार है, चिपसेट्स है और सेमीकंडक्टर फैब्स हैं या स्किल्ड इंजीनियरिंग वर्कफोर्स है, ये सब की कमी है। एंड अ स्ट्रॉन्ग इनोवेशन इकोसिस्टम, यानी कि इनोवेशन के लिए ऐसा हमने कोई परिवेश भी नहीं बनाया हुआ, ऐसा हमने एनवायरनमेंट भी नहीं बनाया हुआ। हमारा एनवायरनमेंट भी है जो नई अगर कोई रिसर्च कर आएगा तो उसको प्रोत्साहित नहीं करेगा, उसको हो सकता है डिमोटिवेट किया जाए, पुल डाउन किया जाए, तो ऐसा हमारा एनवायरनमेंट है। टू फुल्ली कैपिटलाइज ऑन दीज इन्वेस्टमेंट्स, ताकि हम पूरी तरीके से फ़ायदा उठा सकें इन इन्वेस्टमेंट्स का, तो इन सब चीज़ों की कमी है, ठीक है। Without these, the lofty targets set for R&D growth risk falling short,
इनके बिना जो लॉफ्टी बड़े बड़े टारगेट्स, ऊंचे टारगेट्स जो सेट किए गए हैं आर एंड डी की ग्रोथ के लिए, रिस्क फॉलिंग शॉर्ट, यानी कि इनमें ये जो है ये बहुत कम पड़ जाएंगे। इनमें संभावना है कि जितने भी हम प्रयास कर रहे हैं ये कम पड़ जाएंगे अगर हमने पैसा तो दे दिया लेकिन बच्चों को या जो भी कोई रिसर्च कर रहा है हम उसको मोटिवेट नहीं कर पा रहे, या उसकी जो भी छोटी से छोटी रिसर्च है हम उसको ऑन बोर्ड नहीं कर पा रहे, तो फिर वो डिमोटिवेट करने वाली बात हो जाएगी, तो फिर इतना पैसा जो है वो धरा का धरा रह जाएगा। The government must present a clear roadmap on how private sector entities can access these funds. सरकार को एक साफ स्पष्ट रोड मैप, एक जरिया बताना चाहिए कि किस तरीके से प्राइवेट सेक्टर कंपनीज जो हैं वो इस फंड को यूटिलाइज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, एंड व्हाट टैंजिबल बेनिफिट्स द पब्लिक कैन एक्सपेक्ट, और इससे जुड़े हुए क्या वास्तविक, रियल, टैंजिबल मतलब जो चीज़ें रियल हैं, जो आप छू सकते हैं, जो आप देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है, तो ऐसे बेनिफिट्स क्या होंगे पब्लिक को, या क्या पब्लिक उम्मीद कर सकती है कि क्या उनको कॉन्क्रीट यहाँ से बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। इंक्रीज्ड फंडिंग अलोन विल नॉट गारंटी सक्सेस। केवल फंडिंग बढ़ाने से हमें इस चीज़ का गारंटी मिल जाए कि अब हम सफल होंगे ही होंगे, ये ज़रूरी नहीं है, अनलेस, जब तक कि स्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स आर एड्रेस्ड। बॉटलनेक क्या होता है? जो रुकावटें होती हैं। आप मान लो कि जो वो कंचे वाली हम ड्रिंक पीते थे, एक ठंडी ठंडी, है ना, क्या होता है वो, सोडा टाइप, तो वो कंचा जो है वो बॉटल के नेक के ऊपर ही ना आ सकता। क्यों? क्योंकि वो रुकावट है, वो कंचे का बॉटल का जो नेक है वो छोटा है। तो सेम चीज़ है कि वैसा क्या परेशानियां जो इसके सामने है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, अगर हम उनको सुधारेंगे नहीं तो पैसा एलोकेट करने से हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट अच्छी नहीं होने वाली। टू ट्रूली ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ रिसर्च पावर हाउस, जिससे कि हम वास्तविकता में अगर हम चाहते हैं कि इंडिया को एक रिसर्च पावर हाउस बनाया जाए, द फोकस मस्ट शिफ्ट टू स्ट्रेंथनिंग फाउंडेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हमारा जो पूरा ध्यान है वो फाउंडेशनल, मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की तरफ शिफ्ट होना चाहिए। इंसेंटिवाइजिंग प्राइवेट इनोवेशन को इंसेंटिवाइज करें, प्रोत्साहित करें, एंड इंश्योरिंग लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल एंगेजमेंट फ्रॉम इंडस्ट्री लीडर्स, और इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े दिग्गज हैं उनसे सस्टेनेबल इंगेजमेंट देखा जाए। वो भी ये नहीं कि आज किया बस हो गया, लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए होना चाहिए। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि अब वो संडे को भी काम करवाने लग जाएं, है ना, दिन के 24 घंटे वो आपके मांगने लग जाएं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए। तो ये था पैसेज। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। व्हाट इज द टोटल बजटरी सपोर्ट एलोकेटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स इन बजट 2025-26? बोल रहे हैं कि 2025-26 का जो बजट है उसमें स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के लिए कितना बजट एलोकेट किया गया है। तो 20,000 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया है। सो ऑप्शन ए 20,000 करोड़ इज करेक्ट। What is the current percentage of private sector contribution to India's total R&D? 36% पे था, so 36%, option B is correct. What can be inferred about Indian private sector's role इन R&D बेस्ड ऑन द पैसेज? तो ज़्यादा उनका कुछ रोल नहीं है, है ना, वो ज़्यादा स्पेंडिंग नहीं करते हैं, और सरकार ने जो फंडिंग बढ़ाई है वो इसीलिए बढ़ाई है ताकि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको भी मोटिवेशन मिले, वो भी इनकरेज हों इसमें काम करने के लिए, ठीक है, इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं अब, बल्कि ये बोला जा रहा है, इंसेंटिव्स देने की बात की जा रही है, क्योंकि अभी तक जो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रोल जो है सरकार का ही रहता था, सरकारी फंडिंग ही चलती थी। The private sector has always been the primary driver of the R&D in India. बिल्कुल इनकरेक्ट है। प्राइवेट सेक्टर कहाँ से रहा है प्राइमरी ड्राइवर? मुख्य प्राइमरी जो सोर्स है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का वो प्राइवेट सेक्टर है? नहीं, सरकारी फंडिंग है। प्राइवेट सेक्टर फंडिंग फॉर R&D हैज रिमेन्ड कंसिस्टेंटली हाई ओवर द ईयर्स। इनकरेक्ट है। The private sector has significantly outperformed the public sector in R&D investment. Incorrect है। वैसे ऐसा होना चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए, जो सरकार इन्वेस्टमेंट करेगा, सरकार ने अगर कुछ खोजा तो वो उसका रहा, और प्राइवेट सेक्टर ने खोजा वो उसका रहा,
ठीक है। गवर्नमेंट फंडिंग हैज प्लेड अ लार्जर रोल इन R&D कंपेयर टू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। What is a key concern raised in the passage regarding the increased R&D budget allocation? जो R&D का बजट एलोकेशन बढ़ाया गया है, बजट बढ़ाया गया है, उससे जुड़ी हुई एक चिंता क्या है? उससे जुड़ी हुई चिंता ये है कि बजट तो आपने बढ़ा दिया, लेकिन आपने क्लियरली बताया नहीं कि प्राइवेट सेक्टर कंपनीज इसको यूटिलाइज कैसे करेंगी, या फिर कोई भी इंडिविजुअल है जो प्राइवेटली रिसर्च कर रहा है वो इसको यूटिलाइज कैसे करेगा, तो उसमें क्लैरिटी नहीं है। ठीक है। द इनएबिलिटी टू इफेक्टिवली अब्सॉर्ब सच अ लार्ज इन्वेस्टमेंट, करेक्ट है, ये चीज का भी डर है राइटर ने जताया हुआ कि फंड तो आपने दे दिया, लेकिन क्या हो अगर हम उस फंड को सही तरीके से यूटिलाइज ही ना कर पाए। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। The passage suggests that despite increased funding for R&D, India still lacks essential dash to fully capitalize on these investments. पैसेज में क्या कहा गया है कि बावजूद इसके कि फंडिंग R&D के लिए फंडिंग इतनी बढ़ा दी गई है, इंडिया में स्टिल भी कमी है डैश टू फुल्ली कैपिटलाइज, ताकि हम इन इन्वेस्टमेंट से पूरी तरीके से कैपिटलाइज कर सके। तो यहाँ पे मूलभूत जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी कमी है। ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल तो सब यहाँ पे फंडिंग्स तो दी जा रही है ना, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तो बात नहीं हुई। साइंटिफिक जर्नल्स, जर्नल्स भी हैं पर्याप्त मात्रा में, उनमें पब्लिश ही नहीं हो रहा कुछ। बिल्डिंग ब्लॉक्स लाइक चिपसेट्स एंड स्किल्ड वर्कफोर्स, बिल्कुल करेक्ट है, जो मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, उनकी कमी है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। द समर वॉज डैश हॉट दिस ईयर, तो बहुत ज़्यादा गर्म था। बहुत ज़्यादा गर्म को बोलेंगे टू हॉट, यानी कि TOO2। ठीक है। ये क्या है टू? दो। ये है टू किसी चीज़ के प्रति, ठीक है, टू वाला टू कि टू दिस पर्सन एंड दिस बिलोंग्स टू दिस पर्सन, तो वो किसी चीज़ के प्रति वाली जो छवि है, उपयोग है, वो बता रहा है। यहाँ पे टू यानी कि बहुत ज़्यादा, और टो मतलब कि खींचना किसी चीज़ को, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। It was as if the newer hybrids had an insatiable appetite for chemicals. Insatiable मतलब अतृप्त, तो अतृप्त एपेटाइट मतलब भूख। बोल रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि जो नए हाइब्रिड्स हैं उनमें केमिकल्स के लिए अतृप्त भूख है, यानी कि वो केमिकल्स कंज्यूम किए जा रहे, उनकी भूख मिट नहीं रही। तो यहाँ पे इनसेटाइबल का ऑल्टरनेटिव जो है वो हमें बताना है, ऑपोजिट मीनिंग, यानी कि उसका एंटोनिम बताना है। फर्स्ट है अर्जेंट, अर्जेंट मतलब ज़रूरी है ना, इम्पॉर्टेंट, इमीडिएट रिक्वायरमेंट है जिसमें। कर्ब्ड मतलब नियंत्रित करना। प्रेसिंग मतलब तत्काल या इमीडिएट या रिक्वायरिंग। सेटिस्फाइबल, सेटिस्फाइबल मतलब तृप्त हो जाना या संतुष्ट हो जाना। तो इनसेटाइबल मतलब अतृप्त है, तो तृप्त हो सकने वाला क्या हो गया इसका एंटोनिम। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। एंड हैज ऑल्सो क्रिएटेड वाइड गैप बिटवीन, अब एंड से तो कोई स्टेटमेंट स्टार्ट नहीं होगा, पी एलिमिनेट हो जाएगा। लेट टू मच स्ट्रेस ऑन, बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया गया किसी चीज के ऊपर। टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स के ऊपर। ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन हैज, तो हम समझ गए कि टीचर्स और स्टूडेंट्स से भी कुछ स्टेटमेंट स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि आगे पीछे कुछ हमें पता होना चाहिए ना। लेट टू मच स्ट्रेस ऑन, किस चीज के ऊपर स्ट्रेस दिया गया, किस स्ट्रेस की बात की जा रही है, तो यहाँ से भी क्लैरिटी नहीं मिल रही। लेकिन ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन से हमें समझ में आ गया कि ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन ने किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस दिया, उसकी बात कर रहे हैं। तो एस हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होगा, उसके बाद में आएगा एस फर्स्ट स्टेटमेंट ऑप्शन ए, और ऑप्शन सी में आ रहा है ऑप्शन डी भी एलिमिनेट कर दो। ठीक है। ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन हैज laid too much stress on teacher and students and has also created a wide gap between them, कि ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन ने टीचर्स और स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया। उसमें क्या है, टीचर है, स्टूडेंट है, कोई क्लासरूम की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके पास बेसिक इंटरनेट होना चाहिए, आप पढ़ सकते हो। लेकिन उसी के इन्हीं दो जीवों के ऊपर, इन्हीं दो एंटिटीज के अंदर बहुत ज़्यादा गैप भी आ गया, क्योंकि अगर आप एक क्लासरूम में होते हो तो आप इमीडिएटली अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो,
इमीडिएटली आपको उनका रिस्पॉन्स मिल सकता है। लेकिन ऑनलाइन मोड में ऐसा नहीं होता, आपको वाया वाया चैनल जाना पड़ता है। आप पहले, अगर तो जैसे कई मोड्स हैं जहाँ पे आप कॉल कनेक्ट कर सकते हो टीचर से, तो आपको उसके लिए रिक्वायरमेंट होगी कि आप पहले मेल डालो या फिर पहले कोई कंप्लेंट टिकट रेस करो, फिर वहाँ से आपको पता चलेगा कि अच्छा ये टीचर कब अवेलेबल है, कब आपसे बातचीत कर सकता है। तो गैप भी क्रिएट कर दिया है। ठीक है, तो ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन हैज़ लेड too much stress on teachers and students and has also created a wide gap. SQRP. SQRP option A is correct. I have sing let it go before a crowd of 1,000 people. अब have क्या है? have past tense को दिखाता है। तो जब भी have आएगा तो have के साथ में verb की थर्ड फॉर्म यानी कि past participle फॉर्म आएगी। ठीक है, have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, तो सिंग क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म है? नहीं, सिंग संग, SUNG संग। ठीक है, संग जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कि आई हैव संग लेट इट गो बिफोर अ क्राउड ऑफ 1,000 पीपल, थाउजेंड्स ऑफ पीपल। तो मैंने कई हजार लोगों की भीड़ के सामने लेट इट गो गाना गाया। आई हैव संग, ना कि सिंग। ओनली फॉर देमसेल्व्स, केवल अपने बारे में। इज फुल ऑफ, पूरी भरी हुई है। कौन भरी हुई है? कौन अपने बारे में? नहीं क्लैरिटी मिल रही। ए और बी फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होंगे, एलिमिनेट हो गए। बचा क्या? ऑप्शन डी हमारा जो है वो फर्स्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो द वर्ल्ड अब क्या है? इज फुल ऑफ पीपल हु लिव ओनली फॉर देमसेल्व्स। दुनिया ऐसे लोगों से भरी हुई है जो केवल अपने बारे में सोचते हैं, केवल अपना फायदा, अपनी खुशी, अपना, मतलब उनका बेसिक मूल सिद्धांत यही है कि मैं खुश तो सब खुश। ठीक है, द वर्ल्ड पीपल, वर्ल्ड is full of, D first statement, is full of people who live only for themselves. D B C A, D B C A, option A is correct. Can you please come back to reality from the fictitious world you live in? fictitious क्या होता है? मन घड़ंत, जो आपने कुछ अपने आप से कुछ इमेजिन करके बनाया है। तो वो उससे रिक्वेस्ट करे कि क्या तुम अपनी ख्याली दुनिया से, जो तुमने अपनी एक ख्याली दुनिया बना रखी है जिसमें तुम रहते हो, क्या तुम उससे बाहर आ सकते हो? तो कैन यू, अब यहाँ पे फिटिशियस के जो है स्पेलिंग इनकरेक्ट है। फिटिशियस के स्पेलिंग क्या होते हैं? FICTITIOUS, फिटिशियस। ठीक है, तो फैक्शनल नहीं, फ्रैक्शनल नहीं, फैक्टिशियस नहीं, फिटिशियस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, इसका मतलब होता है इग्नोर करना, नजरअंदाज करना। टू बी इन हाइडिंग, कि छुपा हुआ होना। टू बी एक्सट्रीमली नेगेटिव, बहुत ज्यादा नेगेटिव होना। टू बी अंडरग्राउंड इनकरेक्ट है, टू बी इग्नोर्ड, ऑप्शन डी इज करेक्ट। The mothers who suffer from postpartum depression feel dashed by their children. Vexed, वेक्स का मतलब क्या होता है? फ्रस्ट्रेटेड, परेशान, इरिटेटेड, एनॉयड। तो जो भी माता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन, पोस्टपार्टम क्या होता है? प्रेगनेंसी, डिलीवरी के बाद में माताओं को, कई फीमेल हैं उनको डिप्रेशन सा फील होता है, ना उनकी नींद पूरी हो रही होती है, बच्चा रो रहा है, उनको फीड करना है, चेंज करना है, तो इन सब चीज़ों से उनको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, बहुत ज़्यादा फंसा हुआ फील होता है कि हम बहुत एक क्लस्टर्ड इन्वायरमेंट में फंस चुके हैं। तो ये एक रियल टर्म है जिसके बारे में हिंदुस्तान में इतनी बात नहीं होती है। इतनी क्या, बिल्कुल ना के बराबर बात होती है। हिंदुस्तान में इस चीज़ के ऊपर कोई अवेयरनेस कैंपेन, कोई बातचीत नहीं होती, और लेट इट गो किया जाता है, वो बिल्डअप होता रहती है चीज़ें। तो उसमें क्या होता है कि माँ अपने बच्चे को भी, बच्चे से भी इरिटेटेड फील कर सकती है, अनॉयड फील कर सकती है। कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि उनकी फीलिंग होती है कि वो उसको मार दें। ठीक है, सो फील डैश बाय देयर चिल्ड्रन। वेक्स्ड, वेक्स्ड का मतलब हो गया फ्रस्ट्रेटेड। सिनोनिम क्या हो जाएगा? फर्स्ट है पैसिफिक, पैसिफिक का मतलब होता है शांत। रिकवर्ड, रिकवर्ड मतलब ठीक हो जाना, स्वस्थ हो जाना। डिलाइटेड मतलब खुश होना, और एनॉयड, एनॉयड मतलब परेशान होना, इरिटेट होना। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। He always wants to be in the company of those who are intellectually superior than him. वो हमेशा ऐसे लोगों की कंपनी में रहना चाहता है जो उससे इंटेलेक्चुअली सुपीरियर हो, उससे ज़्यादा ज्ञान रखते हो, आध्यात्मिक ज्ञान रखते हो। तो सुपीरियर के साथ में
जो है दैन प्रयोग नहीं होता, टू प्रयोग होता है। सुपीरियर टू हिम होगा, ना कि दैन हिम। ही ऑलवेज वॉन्ट्स टू बी इन द कंपनी ऑफ दोज हु आर इंटेलेक्चुअली सुपीरियर टू हिम, ठीक है, ना कि दैन हिम, सुपीरियर टू हिम। वॉन्ट चाहिए, जरूरत है। मूवी टू नाइट, मूवी आज रात को। डू यू, क्या तुम। टू वॉच, देखना के लिए। द, तो डू यू वॉन्ट टू वॉच दी मूवी टू नाइट, क्या तुम मूवी आज रात को देखना चाहोगे। सो अरेंजमेंट बन रहा है क्यू ओ आर एस पी, क्यू ओ आर एस पी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। Aesthetic value is specifically a way in which we can get positive conclude value। तो सबसे पहले एस्थेटिक का मतलब क्या होता है, जो ब्यूटी को अप्रिशिएट करने की बात होती है। तो ऐसे विचार, ऐसी वैल्यू कि आप ब्यूटी को, कोई भी अच्छी चीज़ है उसको अप्रिशिएट करें, स्पेसिफिकली, ये खास तौर पे अ वे, एक जरिया है, इन विच वी कैन, जिससे कि हम डैश कैन गेट पॉजिटिव कंक्लूड वैल्यू। तो कंक्लूड वैल्यू नहीं होगा, कंक्लूसिव वैल्यू होगा, पॉजिटिव कंक्लूसिव वैल्यू, जिससे कि फ्रॉम द वर्ल्ड एट लार्ज, की पूरी दुनिया के बारे में हम एक पॉजिटिव कंक्लूसिव वैल्यू ले सकते हैं, कि दुनिया के बारे में हम पॉजिटिवली कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो कंक्लूड वैल्यू नहीं होगा, कंक्लूसिव, क्योंकि यहाँ पे जो है वो एक वर्ब है, ठीक है। और ये यहाँ पे किस चीज़ की वैल्यू है ना, वो बता नहीं रहा, उसकी क्वालिटी नहीं बता रहा। तो हमें चाहिए मॉडिफाई, वैल्यू को मॉडिफाई करने के लिए, वैल्यू की क्वालिटी बताने के लिए किस तरीके की वैल्यू है, ठीक है। तो वैल्यू की क्वालिफाई एक एडजेक्टिव बताएगा, इसकी क्वालिटी एक एडजेक्टिव बताएगा, ना कि वर्ब। तो कंक्लूड की बजाय क्या होगा, कंक्लूसिव। कैन गेट पॉजिटिव कॉन्ट्रास्टिव, कॉन्ट्रास्टिव नहीं बात करें, कंक्लूसिव की बात करें, कंक्लूसिव, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट का हमें सिनोनिम बताना है। पहले आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए। मीनिंग है हठी, जिद्दी, स्टबन। तो फर्स्ट है स्टबन, देखो मीनिंग में ही इसका सिनोनिम मिल गया, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अडेप्टिव, अडेप्टिव मतलब कुछ अनुकूल हो जाना किसी चीज के प्रति, है ना। जैसे कि आप बहुत अडेप्टिव है तो आप किसी भी वातावरण में ढल सकते हैं। ओबीडियंट, आज्ञाकारी। सबमिसिव, जो आत्मसमर्पण करते हैं। सो ऑप्शन ए स्टबन इज करेक्ट। ऑलवेज फेवर्स ओनली दी फॉर्च्यून बोल्ड, तो किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो बोल्ड होते हैं, यानी कि जो रिस्क लेते हैं। तो द फॉर्च्यून, यहाँ पे फॉर्च्यून की बात की जा रही है। फॉर्च्यून ऑलवेज फेवर्स ओनली दी बोल्ड, फॉर्च्यून ऑलवेज फेवर्स ओनली द बोल्ड, यानी कि आर पी क्यू एस, आर पी क्यू एस, आर पी क्यू एस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अ थिंग दैट कैन बी इजिली कैरिड बाय हैंड्स, कोई भी ऐसी चीज जो आप आराम से हाथों से कैरी कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पोर्टेबल। जैसे कि पोर्टेबल चार्जर है, पोर्टेबल वाटर बॉटल है, पोर्टेबल फिल्टर है, जो आप हाथ में कैरी कर सकते हैं, ठीक है। इम्पोर्ट, इम्पोर्ट मतलब आयात करना। पोर्टेबल, ऑप्शन बी इज करेक्ट। एक्सपोर्ट, निर्यात करना। और पोर्टेबल यानी कि पीने योग्य, तो यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है कि आप पहली दफा किससे मिले हैं, है ना, और बातचीत कैसे स्टार्ट करें। तो वो बातचीत स्टार्ट करने के लिए जो चीजें बोली जाती हैं कि और भाई काम कैसा चल रहा है आपका, तो वो क्या है, ब्रेक आइस करना, आइस को ब्रेक करना, आपके बीच में, दोनों के बीच में आइस है, उसको ब्रेक करना। तो स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन, या फिर टू टॉक इन सच अ वे कि आप दोनों को कंफर्टेबल लगे एक दूसरे से बातचीत करने में, या किसी भी पार्टी में, या किसी भी जगह पे। रिस्पेक्ट फॉर समवंस अचीवमेंट इनकरेक्ट है। नर्वसनेस बिफोर अ परफॉर्मेंस इनकरेक्ट है। टू से और डू समथिंग दैट मेक्स people feel more relaxed, especially at the beginning of a meeting, a party. Option C is correct. Music is perhaps the most popular and widely practiced dash of fine arts. Form of fine arts हो सकता है कि उसका एक तरीका है, उसका एक जरिया है, ठीक है।
ट्रांसेंडिंग ऑल काइंड्स ऑफ कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक बैरियर्स, जो कि किसी भी प्रकार के कल्चरल या लिंग्विस्टिक बैरियर्स है उनको ट्रांसेंड करता है, उनको गिराता जाता है, कम करता जाता है। अब ऐसा नहीं है कि अमेरिका का पॉप कल्चर है वो यहाँ पे लोग नहीं सुनते या वो अमेरिका तक सीमित है, या हमारे यहाँ का जो राग है, बंदिशें हैं, वो बाहर कहीं नहीं सुनी जाती, वो बाहर भी सुनी जाती हैं। Any form of fine art is dash to master and almost impossible to perfect. किसी भी तरीके का फाइन आर्ट है, जो कला है, वो मास्टर करना बहुत मुश्किल होता है, उसको परफेक्ट करना लगभग इम्पॉसिबल होता है। एंड म्यूजिक इज नो एक्सेप्शन, और इसमें म्यूजिक भी कोई एक्सेप्शन नहीं है कि आप इसको ऐसे चुटकी बजाते ही सीख लोगे। नेचर, it is learned, has blessed almost 2/3 of human race with musical ability of some sort. हमारा जो नेचर है, हमारे जो धरती बोलते हैं कि हमारा पर्यावरण है, उसने, जैसा कि हमने अभी तक समझा है साइंटिफिकली या किसी भी तरीके से समझा है, तो उसमें केवल 2/3 ह्यूमन रेस को ही इस तरीके का सौभाग्य प्राप्त है कि वो किसी ना किसी तरीके की म्यूजिकल एबिलिटी से सुसज्जित हैं। म्यूजिक हैज़ द पावर टू डैश आउट द डीपेस्ट इमोशन, टू एक्सप्रेस आउट हो सकता है। म्यूजिक में वो क्षमता है कि वो सबसे गहरे इमोशंस को भी एक्सप्रेस कर सके, बाहर निकाल सके। इनफैक्ट, बल्कि इट इज़ अ मैजिक मेडिसिन, ये मैजिक मेडिसिन है। एंड मैनी सीक रिफ्यूज इन इट व्हेन दे आर डिप्रेस्ड और स्ट्रेस्ड, और कई लोगों को उसमें शांति मिलती है, उसमें वो शरणार्थ लेते हैं जब वो डिप्रेस्ड होते हैं या स्ट्रेस्ड होते हैं। अरिजीत सिंह के गाने ज़रूर कोई ना कोई सुन रहा होगा जब भी उसका ब्रेकअप वगैरह हो रहा होगा या हुआ होगा। इट इज़ द इंटीमेसी दैट मेक्स अस लिसन टू म्यूज़िक, ये हमारी इंटीमेसी है, हमारा जो कनेक्शन है म्यूज़िक के साथ में, वो है जो हमें म्यूज़िक सुनने पे प्रेरित करता है। डैश इवन हम और सिंग समटाइम्स, या फिर हम कई बार गुनगुनाते हैं या पूरा गाते हैं साथ साथ में। दिस इंगिंग और रियलिस्टिकली स्पीकिंग एक्सप्रेसिंग वंस इमोशन म्यूजिकली समटाइम्स टेक्स अ सीरियस टर्न। यहाँ पे इंगिंग नहीं सिंगिंग है, कि ये जो गाना है, सिंगिंग करना है, इसका जो, या फिर वास्तविकता में कहें कि अपने इमोशंस को म्यूजिकली कई दफ़ा बाहर निकालने वाली बात है, कई दफ़ा सीरियस टर्न यानी कि कुछ गंभीर भी हो सकता है। द डिज़ायर टू सिंग बिफोर एन ऑडियंस इज़ इनोसेंट एंड ब्यूटिफुल, हमारी जो चाहत है कि हम एक ऑडियंस के सामने गाएं, ये बहुत ही इनोसेंट, मासूम सी और खूबसूरत सी एक चाह है। एंड इंडीड इट इज़ परफेक्टली ऑल राइट टू हैव सच जेन्युइन डिज़ायर, और ये बिल्कुल परफेक्ट ही, मतलब बिल्कुल सही है, ठीक है कि ऐसी आपकी इच्छा है, महत्वाकांक्षा है, ऐसी महत्वाकांक्षा रखना कुछ गलत नहीं है। बट इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट सिंगिंग इज एन डैश आर्ट, अ हाईली रिफाइंड वन एट दैट। लेकिन ये समझना भी उतना ही ज़रूरी है कि सिंगिंग इज एन फाइन आर्ट हो सकता है, इज़ अ फैबुलस आर्ट हो सकता है, कि किसी तरीके की वो आर्ट है जो कि अगर कोई हाईली रिफाइंड, हाईली पॉलिश्ड, हाईली ट्रेंड बंदा है उस कला में, विच रिक्वायर्स सिस्टमैटिक, प्रोलॉन्ग्ड एंड स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग टू बी एक्सेप्टेबल, जिसमें कि बहुत ज़्यादा आपको सही ढंग से ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, आपको लंबे समय तक ट्रेनिंग लेनी पड़ती है और स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, तभी आपको लोग एक्सेप्ट कर पाएंगे, तभी आप उस फील्ड में आगे पारंगत हो पाएंगे। Music is perhaps the most popular and widely practiced dash of fine arts. डिज़ाइन, उसका एक डिज़ाइन है, उसका एक प्रिंट है, कुछ रूपरेखा है। फॉर्मेट, फॉर्मेट मतलब उसका एक संरचना है, फॉर्म है, एक कला का एक रूप है, ठीक है। सब्सटेंस, सब्सटेंस मतलब कि कुछ सामग्री है। सो ऑप्शन सी, फॉर्म इज करेक्ट। एनी फॉर्म ऑफ फाइन आर्ट इज डैश टू मास्टर इज सीरियस, सीरियस मतलब गंभीर है। डिफिकल्ट, डिफिकल्ट मतलब कठिन है। ईजी मतलब आसान है। एक्सम, एक्सम मतलब कष्ट प्रदायक है, कष्टदायक है। तो यानी कि वो डिफिकल्ट है, ज़रूरी नहीं है कि डिफिकल्ट है तो कष्ट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो कष्टदायक ज़रूरी नहीं है, डिफिकल्ट ज़रूरी है। म्यूजिक हैज़ द पावर टू डैश आउट द डीपेस्ट इमोशन। इफेक्ट, इफेक्ट मतलब प्रभाव। कैटलाइज, कैटलाइज मतलब किसी चीज़ को तेज करना। यील्ड, यील्ड मतलब कि उसका जो भी उपज है, फल है,
ब्रिंग, ब्रिंग मतलब लाना, बाहर लाने की बात की जा रही है, ब्रिंग आउट, ऑप्शन डी इज करेक्ट. It is this intimacy that makes us listen to music, dash, even hum or sing sometimes, or even hum or sing sometimes. Option A is correct. But it is also important to understand that singing is an dash art, is an mixed art. Mixed मतलब कुछ बहुत सारी चीज़ों का तालमेल है. Intricate, intricate मतलब जटिल, कठिन. So option B is correct. Uncomplicated बिल्कुल सरल है. यूनिफॉर्म एक सार रहने वाला है, एक समान रहने वाला, तो यहाँ पे वो जटिल है, कॉम्प्लिकेटेड है. ऑप्शन बी इज करेक्ट. दैट्स ऑल. आज के सेशन में इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग. बाय बाय.